जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजया क्लासेस में। बच्चों, मेरा नाम है विजय और मैं आप लोगों को संविधान का जो है 3 पार्ट अभी तक आपको पढ़ा चुका हूं। इसके 3 भाग को मैंने कवर करा चुका है। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वाला वीडियो आपके सीक्वेंस में लग जाएगा, तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, आज का टॉनिक। ठीक है, तो टॉनिक पियोगे तभी बॉडी में भी एनर्जी मिलेगी और सभी लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो देखिए आज का जो टॉनिक है वो क्या है। जी हाँ, पढ़ाई में आलस्य करना मतलब अपने माता पिता के आपके प्रति बलिदान का मजाक उड़ाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोगों को बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगर भाई पढ़ाई में आलस्य करोगे, कामचोरी करोगे, ये सोचोगे आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो मतलब क्या है, जो तुम्हारे मम्मी पापा ठेला खींचकर या किसी तरीके से मजदूरी कर कर तुमको पढ़ा रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनको तुम धोखा दे रहे हो। ठीक है, वो जो तुम्हारे प्रति समर्पण किए हैं, बलिदान किए हैं, उसका तुम बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हो। ठीक, अगर तुम यही चाहते हो कि यही हमें करना है तो ठीक है, करो भाई, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर कुछ करना है तो आगे हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और संविधान ये ऐसा पोर्शन है कि कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं। ये समझ लो कि इसके बिना पेपर नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो कोई भी लेवल का पेपर हो, चाहे वो PCS IAS, ठीक है, और फिर SI बनोगे, लेखपाल, कुछ भी बनोगे, कोई भी टीचर बनना चाहते हो, कोई भी वैकेंसी अगर आती है, वनडे एग्ज़ाम है, तो उसमें संविधान मतलब पॉलिटिक्स से क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ठीक, और मेरा ये वीडियो सभी सीक्वेंस में देखते जाओगे तो गारंटीड है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज का हम लोग लेक्चर जो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, कौन सा भाग है। ठीक है, तो भाग 4। ठीक है, भाग हम चौथा बताएंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा चीज़ है ना कि जो संविधान बनाते समय सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि हालांकि देश भी आज़ाद हुआ था, तो इसको संविधान में एक स्पेसिफिक जगह दिया गया है जिसको सरकार क्या कर सकती है कि लोगों की भलाई के लिए लागू करती है। ठीक है, और फिर इसके भी कुछ नियम कानून है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है, अगर भाग 4 है तो इसमें अनुच्छेद कुछ आएंगे, तो इसमें टोटल अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद वो 36 से लेकर 51 तक आएगा। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक पूरा ये। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें से जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है कि ये नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये कहाँ से लिया गया, तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक, फिर इसके बाद अब ये पूछा जाएगा कि आयरलैंड कहाँ से लिया हुआ है, तो ये लिया हुआ है स्पेन के संविधान से। ठीक है, फिर ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछता है बार बार। ठीक है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। या तो फिर कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान का भाग 4 संबंधित है, तो वो ऑप्शन में रहेगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो यही इसमें सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, चले ऐसे करते करते 51 तक आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं एक बार, फिर इसके बाद शुरू करते हैं अनुच्छेद 36 से। ठीक है, ठीक, हम लोग देखेंगे आर्टिकल। इसमें से बहुत ज़्यादा अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। ठीक है, तो अनुच्छेद
सबसे पहले कौन सा आएगा 36। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व की ना सिर्फ परिभाषा बताया हुआ है, ठीक है, कि क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 37। देखिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम जल्दी जल्दी थोड़ा करा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है ना कि मतलब आपको जो ये नीति निर्देशक तो अभी मैं बताऊंगा आगे, जो जो चीज़ें दी जाएगी आप इसके खिलाफ जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हाँ हमें ये नहीं मिला। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग देखते हैं विकलांगों को व्हील चेयर दिया जाता है सरकार की तरफ से, है ना, फिर इसके बाद स्कॉलरशिप दी जाती है, राशन कार्ड बनवाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी का राशन कार्ड नहीं बना तो वो कोर्ट में जाकर केस कर देगा कि हाँ सरकार हमारा राशन कार्ड नहीं बनवा रही है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है सरकार केवल लोगों की भलाई के लिए कर रही है, ठीक है। तो इसके खिलाफ कोर्ट में हम लोग अपील नहीं कर सकते। तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट में अपील आप नहीं कर सकते हो, तो ये कोई अनुच्छेद कहता होगा ना, तो ये अनुच्छेद 37 कहता है, ठीक है, कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यह बहस योग्य नहीं होता है। तो एक लाइन में सिर्फ लिख लो इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। न्यायालय में लागू का मतलब क्या है कि आप इस पे कोई भी केस नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 38, ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 38 है। ये क्या कहता है? ये कहता है लोक कल्याण की अभिवृत्ति, लोक कल्याण की अभिवृत्ति, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब सरकार का ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो लोगों का कल्याण करेगी, ठीक है। तो कल्याण कैसे करेगी भाई? राशन कार्ड बनवाएगी और भी सामाजिक आर्थिक जो जैसे मान लीजिए गरीब कहीं पे रहते हैं तो उनको आवास, अब ये आवास भी दिया जाता है, ठीक है। फिर राशन कार्ड उसको मुहैया कराएगी, फिर इसके बाद उससे राशन देगी, जिससे क्या होता है गरीबों में थोड़ा सहायता मिल जाती है, ठीक है, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो जो राशन कार्ड वगैरह निकाला जाता है, बनवाया जाता है, वो सब अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है। अभी कोई आदमी ये थोड़ा नहीं जा केस कर देगा कि हाँ भाई हमारा राशन कार्ड नहीं बना है तो इसके लिए न्यायालय में, ऐसा कुछ नहीं सुनेगी। इसीलिए इसको अनुच्छेद 37 में रखा गया कि भाई ये सब का फैसला न्यायालय में नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 39, ठीक। तो अनुच्छेद 39 क्या काम करता है कि समान काम के लिए, ठीक है, समान काम के लिए स्त्री तथा पुरुष को समान वेतन देना, ठीक है। समान वेतन देना मतलब जैसे अब सरकारी कोई भी जॉब हुई, जैसे मान लीजिए लेखपाल है, अगर वो चाहे लड़की लेखपाल हो चाहे कोई लड़का हो, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो उससे मैं नहीं मतलब है। जितना मेल को सैलरी मिलेगी उतना ही फीमेल को भी मिलेगी, ठीक है। पुलिस में भी जो है महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं, तो जितना महिला का वेतन मिलता है, अगर उसी पद समान है, जैसे कांस्टेबल है, तो उनको भी उतना ही मिलेगा, मेल को भी और फीमेल को भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल कौन बताता है? 39, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे किस पर? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 40 पे, ठीक है। तो 40 ये कहता है कि निःशुल्क विधि कानूनी, मतलब जैसे हम लोग किसी थाने में जाते हैं तो FIR वगैरह लिखवाते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। इसी के तहत पुलिस हमारी फ्री में सहायता करती है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? निःशुल्क विधि, ठीक है। तो किस चीज़ में निःशुल्क? कानूनी सहायता, ठीक। अगर आपसे कोई ये पैसा मांगता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि अनुच्छेद 40 में
ये क्या है कि वो तो एक आदमी रिश्वत लेता है, ठीक है, जो कि करना नहीं चाहिए कभी, ठीक। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है अभी भी, खासकर कुछ राज्यों की जैसे यूपी, बिहार, इन सभी राज्यों में अभी भी ये सभी चीज़ें थोड़ी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो अनुच्छेद 40 में क्या है ना कि आपको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, ठीक है। आपको आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आती है, आप तुरंत पुलिस को कॉल कीजिए, ठीक। वो आकर आपको निःशुल्क, ऐसा नहीं है कि पहले आके पैसा मांगेगी आपसे तब कहेगी हम आपका काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सभी हमें कौन इजाज़त देता है? आर्टिकल 40 मतलब 40, ठीक है। हालांकि ये रिश्वतखोरी में बहुत सारा सुधार हुआ है और हो भी रहा है आने वाले समय में, तो इसको कौन सुधार कर सकता है? आप जैसे पढ़े लिखे लोग, ठीक है, तभी वो उस बात को समझेंगे और उसको जाकर वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल, एक सेकंड थोड़ा सा, ये 39 का क है, ठीक है, इसको थोड़ा सा गलती हो गया है, 39 में ही इसे क में रखा गया, ठीक। तो अब सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। अब मिटाते इसको। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसको आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में तो 100% कर रहे हैं, आप वीडियो देखा कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। चाहे वो PCS लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर संविधान का क्वेश्चन है तो मेरा वीडियो ये देख लीजिए कोई भी, ठीक, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो 100% आप श्योर उसको सॉल्व कर देंगे ईजिली, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, एक सेकेंड इसको भी इरेज कर दे अच्छे से, ठीक। अब आता है अनुच्छेद 40, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसमें क्या बताया है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। तो जितने भी ये पंचायतें बनी हुई है गांव में जो है कि प्रधान वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये सभी का मतलब कि इन सब का डिटेल कहाँ से मिलता है हमें? आर्टिकल 14 से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 41, ठीक। तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है? ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना, ठीक है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा ले लीजिए। इसके बाद आप लोग वृद्धा पेंशन जो होता है, ठीक है, वृद्धा पेंशन, ठीक। फिर इसके बाद विकलांग को साइकिल, जो विकलांग को साइकिल मिलती है, सर्टिफिकेट उसका मिलता है, उसका ट्रैवलिंग पास बनता है, ये सभी चीज़ों में सरकार भाई क्या करेगी? इन लोगों को सहायता करेगी, ठीक है, जिससे ये लोग आसानी से बिना किसी समस्या के अपने जीवन यापन कर सके, ठीक है। शिक्षा के लिए पैसा देगी, वृद्धा पेंशन जो है ये भी जानते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें बेरोजगारी भत्ता भी अगर रहता तो वो भी आता। फिर इसके बाद विकलांगता, मतलब विकलांग सर्टिफिकेट हो या उसको साइकिल देना हो या उसको कुछ भी मुहैया कराना हो, तो ये सभी आर्टिकल 41 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 42 मतलब अनुच्छेद 42 पे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता दूंगा। जैसे ये 40 वाला बताया हूँ ना अभी, तो ऐसे ही जो इम्पॉर्टेंट होंगे ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको जानना सबको है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है खासकर UPSI में, ठीक है। UPSI का जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे 2017 वाला, तो उसमें पूछता है कि कौन सा जो है कि कार्य हमारे नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी जो है जितने आर्टिकल बता रहे हैं, जितने ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन उल्टा दे दिया रहेगा गलत, तो वही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 40 में, तो ये क्या है? न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा
प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि इसमें सिर्फ दया भावना दिखाया जाता है, मतलब न्याय संगत। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार है तो उससे डेली जितना काम कराया जाता है तो उतना थोड़ा नहीं उससे काम करेगा। ठीक है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, गर्भवती है, तो उसे कठोर शारीरिक श्रम नहीं ना कराया जा सकता है, तो उसका भी छूट कौन देता है? ये अनुच्छेद 42वां। ठीक है, तो ये कब प्राइवेट जॉब में आप जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है रूल। ठीक है, ये सब किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ लिख के आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में जाइए, जिससे थोड़ा अगर आपके बॉडी को कुछ समस्या भी होती है तो आपको आराम से लीव मिल सके। ठीक है, तो खासकर ये आर्टिकल जो है 42 है, ये महिलाओं के लिए विशेषकर है कि जब वो गर्भवती होती हैं तो उनको मतलब आराम से उनको कई दिनों तक छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, तो उपलब्ध कराना, तो इसमें जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिख दे रहे हैं, गर्भवती महिला द्वारा कठोर श्रम न कराना। ठीक है, तो इतना बात समझ में आई। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 43 पे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं एक बार, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए, तो समझ में भी आ रहा होगा, बहुत इजी है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे शुरू से सीक्वेंस से तो बहुत ही आसान है, लेकिन आप बिल्कुल रटने की कोशिश करेंगे तो इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आराम से समझते रहिए, वीडियो को एक बार दो बार ऐसे देखेंगे तो आपको ये जनरली याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये नीति निर्देशक तत्व से मेनली ऐसे डीप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तब उसमें पूछता है डीप में, और बाकी तो ऐसे ही कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, और मतलब कौन से भाग में, यही सब ज़्यादा क्वेश्चन देता है। फिर आर्टिकल हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 43। ठीक है, तो 43 में क्या है कि निर्वाह योग्य मजदूरी वेतन देना। ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी। अब इसका क्या मतलब हुआ ना कि किसी से आप अगर काम करा रहे हैं तो उसको इतना पैसा तो दे दीजिए कि जिससे वो अपना जीवन चला सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं किसी आदमी को दिन भर उससे काम करा के उसको 20 रुपये सिर्फ दे दें। 20 रुपये में वो कैसे अपना परिवार चला सकता है, कैसे अपना जीवन चला सकता है? ठीक है, तो उसको इतना रुपये मिलना चाहिए उसको उसके काम के हिसाब से कि वो अपना जीवन आराम से अपना परिवार चला सके। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43 बताता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इसी में अनुच्छेद जो है 43 का क भी है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा आर्टिकल आ जाएगा 44, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं अनुच्छेद 44, यानी कि क्या? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता। अब भाई देखिए इसका क्या मतलब हुआ समान सिविल संहिता का? ये देखिए ये आना और ये लागू होना मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको तो मतलब एक तरीके से मूल अधिकार में रखना चाहिए। क्या है इसके अंतर्गत ये हम लोग जानेंगे। इसमें क्या होता है ना कि जैसे समान का मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, संहिता मतलब कानून। ठीक, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो मतलब सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, जो भी कोई भी धर्म हो, तो उसका जो शादी है, शादी करना और तलाक देना, ठीक है, मतलब उसको अलग करना, शादी तोड़ना, ये सब की जो नियम शर्त कानून है ये सभी क्या होंगी? समान होंगी। ठीक है,
मतलब एक ऐसा नियम बनेगा। आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल कहा जा रहा है कि आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको तलाक तलाक करना है, और हिंदू हैं तो आपको जाकर कोर्ट में इसको ये केस वोस लड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद एक ऐसा नियम कानून बनाएगी, ये एक बिल आएगा, ठीक है, जिसके हिसाब से आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी, तो आप अगर शादी करने जा रहे हैं या तो फिर आप तलाक करने जा रहे हैं, तो आपको एक ही विधि से वो तलाक मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती तलाक लेंगे तो आपके लिए सज़ा का वहाँ पे प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। और मतलब जो भी नियम कानून हो वो सबके लिए क्या हो, समान हो, चाहे वो किसी भी धर्म को। बाकी शादी विवाह जो है, आप हिंदू धर्म के हैं तो आप बिल्कुल फेरे लगवाइए, आप मुस्लिम धर्म के हैं तो जो है कि उसको कबूल है जो भी कहते हैं उसको आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। शादी विवाह जैसे मन करे आप लोग वैसे कीजिए, लेकिन तलाक का जो है वो नियम बन जाएगा, वो सबके लिए समान होगा, और ये भारत के लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात होगी, ठीक है। और महिलाओं के सम्मान के लिए तो और सबसे अच्छी बात होगी ये, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 44 ये पूछता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 45 मतलब 45 पे अनुच्छेद, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है ना कि 6 साल, देखिए 6 साल से जो कम है, 6 साल से कम जितने भी बच्चे हैं वो आप लोग देखते भी होंगे, आप लोग अगर गांव में रहते हैं तो अगल बगल वो कहाँ जाते हैं, जैसे आंगनवाड़ी वाले जैसे घर रहता है उन्हीं के घर पर जाते हैं, पढ़ते हैं, सतुआ वगैरह खाते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मेनली उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अगर 6 साल से कम है बच्चा तो उसको पहले ही से पढ़ाने लगेंगे तो उसको भरपूर पोषण नहीं मिल पाएगा मेनली, ठीक है। ऐसा मतलब विलेज के लिए ज़्यादा सरकार ने ऐसा नियम निकाला है। तो उसको 6 साल से अगर कम है तो उसको खूब खिलाइए पिलाइए, उसको पोषण दीजिए, ठीक है। अगर 6 साल हो गया, 6 साल से लेकर 14 साल तक, मतलब कब से 6 से 14 साल तक, तो ये सरकार का ही जिम्मेदारी है कि उसको क्या करे, निःशुल्क शिक्षा दे, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दे। देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि 6 साल का अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो वो उसकी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी बन जाएगी कि इन फ्यूचर वो किसी भी रोग से बहुत जल्दी ग्रस्त नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 6 से 14 साल का होता है तो सरकार उसके लिए किताब कापी पेंसिल बैग और जो भी है खाने का, इसी के तहत देखिए मिड डे मील योजना जो चलती है, जो कि सरकारी स्कूलों में ऐसे मतलब लंच के टाइम में भी वहाँ पर खाना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल 45 से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे आर्टिकल 46 पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको इरेज करें, ठीक है। आप लोग कमेंट भी किया कीजिए कि जो भी अगर आपको बात समझ में ना आए, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके उसको बताया कीजिए हमें, जिससे हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब अनुच्छेद 46, ठीक। फिर इसमें क्या बताया गया है ना कि SC ST और OBC, SC चाहे वो ST हो चाहे वो OBC हो, इसके लिए आरक्षण दिया गया है, के लिए विशेष आरक्षण। अभी बताइए इनको आरक्षण क्यों दिया गया, क्योंकि ये जब मतलब देश आज़ाद था तो ऐसा कहा गया कि ये सभी वर्ग ऐसे हैं SC ST और OBC जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े रह गए थे, ठीक है। तो इनको ये कहा गया कि इनको कुछ आरक्षण देकर हम लोग अपने बराबर में इसको लाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी आज आरक्षण का विरोध होता है, या फिर अगर सभी लोग, सभी जो कास्ट के लोग हैं, चाहे वो SC हो ST हो OBC हो जनरल हो, सभी लोग जब इक्वालिटी पे हो तब इसको ख़त्म करना चाहिए। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो SC की हालत और भी दुर्दशा में है, ठीक है। फिर OBC का तो और हालत ख़राब है, 100 में से जो है 27% केवल OBC के लिए आरक्षण है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये जो आरक्षण है इनका जो चर्चा है वो अनुच्छेद 46 में किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 47 पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, अनुच्छेद 47, तो इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लेना क्योंकि पूछता भी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या था, रुक जाइए 1 सेकंड, यहाँ नीचे का इसको इरेज कर दें। हाँ ठीक,
तो आर्टिकल 47 क्या कहता है ना कि सरकार जो है कि पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। सरकार पोषायुक्त आहार देगी, ठीक। और जो है नशीली दवाएं और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है। और नशीली दवाएं और शराब पर बैन लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 47। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 48 क्या कहता है कि हमें पर्यावरण वन तथा ये 48 का क होगा, ठीक है। वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो आप तो रक्षा कर नहीं सकते, मेनली आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका काम है ही। और इसके साथ इसको जो स्पेशली ये वर्क किसको दिया गया है? ये वर्क दिया गया है सरकार को, ठीक है। कि भारत सरकार ऐसा नहीं कि आप पेड़ लगाएं और सरकार उसको कटवा दे, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। जो मेनली ये किसी पर फोर्स नहीं किया गया, फोर्स किस पर किया गया है? सरकार पे, ठीक है। तो ये बताती है कि पर्यावरण हुए या जंगली जीव हुए, विलुप्त जो जातियां हो रही हैं, मतलब इन सब का पता आप नहीं लगाने जाएंगे कि हाँ भाई आज गौरैया नहीं दिखी तो आज ये चिड़िया नहीं दिखी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन सब का पता लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, ठीक है। फिर सरकार का क्या होगा? कर्तव्य होगा, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे आर्टिकल 49 पे, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं एक बार। ठीक, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 49, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्मारक, ठीक। जैसे समाधि हुई गांधी जी की राजघाट पे जो है, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, सरकार का कर्तव्य होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना सही नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा? आर्टिकल नंबर 50 अनुच्छेद 50। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसके आगे इम्पोर्टेंट लिखिए। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ठीक। तो अब देखिए कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, तो ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, डिटेल में थोड़ा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 पे। तो इसमें क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, यहाँ पर ये होगा शक्ति को बढ़ावा, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा गलती हो जा रही है, देना, ठीक है।
तो फिर इसके बाद मतलब इसी अनुच्छेद के तहत ना, मतलब आर्टिकल देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, बताया ना कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भारत है वो यूएनओ का सदस्य चुना गया, ठीक है, यूएनओ इसका सदस्य अगर चुना गया तो वो किस आर्टिकल 51 के तहत, ठीक है। तो लोकल एग्ज़ाम में तो इसकी पूछने की संभावना कम रहती है, लेकिन आप टीसीएस वगैरह की तैयारी करेंगे तो ये ज़्यादा पूछता है वहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 51 का जो कि हम लोगों का अगला लेक्चर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो मैंने नीति निर्देशक तत्व में जितना भी चीज़ें बताया हूँ, जिसके आगे इम्पोर्टेंट लगाया हूँ, उसको अच्छे से आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो 100% आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत इसको भूलिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।